द्वितीय वर्ष वाणिज्य प्रश्न पत्र मुद्रा एवं वित्तीय अध्ययन के अंतर्गत पहली इकाई का पहला चैप्टर मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा, आज इस पर चर्चा की जाएगी। आखिर में मुद्रा क्या है, किस वस्तु को मुद्रा माने। मुद्रा के उद्भव की और इतिहास पर हम जाएं तो धीरे धीरे आखिर युग से लेकर के वर्तमान युग तक मुद्रा के विभिन्न स्वरूप रहे हैं। मुद्रा का विभिन्न प्रयोगों में मुद्रा को प्रयुक्त किया गया है और वर्तमान में पत्र मुद्रा और पत्र मुद्रा के आगे जो इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा तक का जो स्वरूप सामने आया है उसमें मुद्रा के अर्थ में भी कई बदलाव आए हैं। वास्तव में मुद्रा किसे माना जाए, मुद्रा क्या है, कौन सी वस्तु है, इसके संबंध में कई मत प्रचलन में है। कुछ शास्त्रीय कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी मुद्रा का कार्य करने वाली हर वस्तु को मुद्रा मान लिया जाए। मुद्रा के कार्यों को संबंध में कहा जाता है कि मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य और मूल्य के मापन के दो प्रमुख कार्य हैं। इन दोनों कार्यों को जो वस्तु कर रही है उसे मुद्रा मान लेते हैं। यानी एक साधन के रूप में मुद्रा है, वस्तु के अदल बदल में जो वस्तु प्रयुक्त होती है वो मुद्रा है। मुद्रा के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करने में आसानी हो उस वस्तु को मुद्रा मान लेते हैं। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि खाली इतना ही पर्याप्त नहीं है, तो वह है जो मुद्रा के रूप में घोषित हो। यानी कोई सक्षम सत्ता या सरकार किसी भी वस्तु को जब मुद्रा घोषित कर देती है और उसमें हिसाब किताब और लेन देन के लिए अनुमति प्रदान करती है तो वस्तु मुद्रा हो जाती है। तो मुद्रा वह वस्तु हो सकती है जो जिसे सरकार घोषित करती है। मुद्रा वह वस्तु हो सकती है जो मुद्रा का कार्य कर रही है। मुद्रा वह वस्तु हो सकती है जो विनिमय के माध्यम का कार्य कर रही है। मुद्रा वह वस्तु हो सकती है जो मूल्य का मापन का कार्य कर रही है। साथ ही मुद्रा को अगर वृहत स्तर पर, विस्तृत स्तर पर हम देखें, मुद्रा वह वस्तु है जो दायित्वों के भुगतान में प्रयुक्त हो जाती है। यानी हमारे दायित्वों का भुगतान जिस वस्तु में हम करते हैं उस वस्तु को हम मुद्रा कह सकते हैं हम। लेकिन साथ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि मुद्रा तभी वो वस्तु मुद्रा कहलाएगी जब सामान्य रूप से आम जन जो उसे मुद्रा के रूप में स्वीकार करते हों। इस प्रकार मुद्रा का अर्थ को समझने के लिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा की दी गई परिभाषाओं को समझना आवश्यक होगा। मुद्रा की परिभाषाओं को अध्ययन की दृष्टि से 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यह कह सकते हैं कि 4 प्रकार से मुद्रा को परिभाषित किया जाता है। एक तो कार्यात्मक परिभाषाएं, यानी कुछ अर्थशास्त्री हैं जो मुद्रा को कार्य के आधार पर परिभाषित करते हैं। यानी वो उनके अनुसार वो सभी वस्तुएं मुद्रा के रूप में स्वीकार की जानी चाहिए या मुद्रा कहा जाना चाहिए या उन्हें मुद्रा माना जाना चाहिए जो मुद्रा का कार्य करती हो। इसमें प्रमुख रूप से नाम आता है हार्टली विदर्स का, जो कहते हैं मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। इस तरह से एली कहते हैं मुद्रा कोई भी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित होती है तथा सामान्य ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है। इस प्रकार कार्यात्मक परिभाषाएं अधिक सरल एवं उपयोगी है, किंतु ये मुद्रा के कार्यों के आधार पर ही मुद्रा को परिभाषित करती है। अतः इन्हें पूर्ण परिभाषा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोई भी वस्तु तब तक मुद्रा का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकती तब तक कि उसे वैधानिक मान्यता न मिले। इस दृष्टि से साथ ही जब तक उसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त नहीं हो, कि 2 शर्तें जब तक पूरी नहीं होती तब तक कोई भी वस्तु मुद्रा के रूप में परिभाषित नहीं की जा सकती। अतः कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रा तभी माना जाना चाहिए उस वस्तु को जब सामान्य रूप से उसकी स्वीकृति प्राप्त हो। यानी जनता आम तौर पर मुद्रा के रूप में स्वीकार करते हैं। इस वर्ग के अर्थशास्त्रियों के अनुसार वही वस्तु मुद्रा के रूप में प्रचलित होती है जो जनता द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। सामान्य स्वीकृति मुद्रा का विशेष गुण माना गया है जो सौदों को निपटाने तथा मूल्य मापन में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। इसकी प्रमुख परिभाषाओं में अर्थशास्त्री हैं सेलिगमैन, जो उनके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। इस तरह से आर.पी. केंट कहते हैं कोई भी वह वस्तु
हो सकती है जो सामान्यतया विनिमय के माध्यम एवं मूल्य मापन के रूप में समाज में स्वीकार की जाती है। इस प्रकार रॉबर्टसन कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्व के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन परिभाषाओं के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के मूल्य चुकाने, ऋणों के भुगतान करने तथा अन्य प्रकार के लेन देन के सौदों को निपटाने के लिए और साथ ही साथ मूल्य मापक के रूप में समाज के द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। इस प्रकार मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होना आवश्यक है। या कोई वस्तु सरकार के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है किंतु उसमें सामान्य स्वीकृति का गुण नहीं है तो मुद्रा का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकेगी। इस प्रकार मुद्रा का कार्य करने के लिए मुद्रा में सर्व मान्यता का गुण होना आवश्यक होता है। सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं अधिक श्रेष्ठ परिभाषाएं हैं और ये मुद्रा का व्यापक अर्थ में इसको परिभाषित करती है और व्यापक अर्थ को प्रकट करती है, क्योंकि जब तक जनता मुद्रा के रूप में किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करती है वो वास्तविक रूप में मुद्रा का कार्य संपन्न नहीं कर पाती है। मुद्रा के सामान्य स्वीकृति के गुण के संबंध में अर्थशास्त्रियों के विचारों में दो मत दिखाई देते हैं, एक तो संकीर्ण मत और दूसरा विस्तृत मत। यहाँ तक संकीर्ण मत का प्रश्न है, कुछ अर्थशास्त्री मुद्रा के केवल धात्विक मुद्रा को ही सम्मिलित करते हैं, उनके द्वारा पत्र मुद्रा को मुद्रा नहीं मानते क्योंकि उनका अपना कोई मूल्य नहीं होता। परंतु वर्तमान युग में इस प्रकार की परिभाषा का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि वर्तमान समय में धातु मुद्रा के स्थान पर प्रत्येक देश में पत्र मुद्रा का प्रचलन हो रहा है। अतः पत्र मुद्रा को मुद्रा की श्रेणी में से अलग नहीं किया जा सकता। सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाओं के पश्चात कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि जब तक सरकार किसी वस्तु को मुद्रा घोषित नहीं करती उसे पूर्ण रूप से मुद्रा के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इन्हें हम वैधानिक परिभाषाओं के रूप में मानते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि जब तक किसी वस्तु को सरकार कानून बनाकर मुद्रा घोषित नहीं करते वह वस्तु मुद्रा नहीं कहलाती। सामान्यतः प्रत्येक देश की सरकार किसी एक वस्तु को वैधानिक रूप से मुद्रा घोषित करती है और ये वस्तु मुद्रा के रूप में प्रतिष्ठित होती है। वैधानिक दृष्टिकोण से मुद्रा को परिभाषित करने में अर्थशास्त्री प्रोफेसर नेप का नाम आता है। उनके अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह मुद्रा हो जाती है। इस तरह से प्रोफेसर हार्ट्रे कहते हैं मुद्रा के दो पहलू होते हैं, प्रथम वह हिसाब की, दूसरी वह विधि ग्राह्यता है। मुद्रा की वैधानिक परिभाषाओं के अंतर्गत प्रोफेसर नेप तथा प्रोफेसर हार्ट्रे इस बात पर बल देते हैं कि वही वस्तु मुद्रा कहलाती है जिसे सरकार मुद्रा के रूप में घोषित करती है। वैधानिक परिभाषाएं वर्तमान युग में अधिक व्यावहारिक प्रतीत होती है क्योंकि प्रत्येक देश द्वारा एक मुद्रा घोषित की जाती है तथा जिसे देश में स्वीकार करना अनिवार्य होता है। पत्र मुद्रा मान में तो ये सरकारी आदेशों की बिना मुद्रा का कोई मूल्य नहीं रहता है। इस प्रकार प्रश्न ये उठता है कि अब उचित परिभाषा मुद्रा की क्या हो। इस प्रकार मुद्रा को परिभाषित करते हुए अपनाए गए तीनों दृष्टिकोण मुद्रा को एकाकी रूप में परिभाषित करते हैं। कार्यात्मक परिभाषाएं कार्यों के आधार पर मुद्रा के अर्थ को प्रकट करती है। वैधानिक परिभाषाएं मुद्रा के कानूनी पहलू को उजागर करती है। सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं प्रकट करती है कि मुद्रा का कार्य करने वाली कोई भी वस्तु जिसे सरकार मुद्रा घोषित कर देती है तो भी जनता द्वारा स्वीकार न किए जाने की स्थिति में उस वस्तु को मुद्रा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार तीनों परिभाषाओं से मुद्रा की कुछ विशेषताएं प्रकट होती है, जैसे मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होना चाहिए, मुद्रा ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो लेन देन में प्रयुक्त हो, मुद्रा में मूल्य मापन की क्षमता होनी चाहिए, मुद्रा सरकार द्वारा कानूनी रूप से घोषित और निर्गमित की जानी चाहिए, मुद्रा ऐसी वस्तु होती है जिसमें इस भुगतान को स्थगित करने की क्षमता होती है। उचित दृष्टिकोण पर आधारित मुद्रा की परिभाषाओं में न तो मुद्रा की परिभाषा के संबंध में इतना संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है और न ही जो है वो बहुत अधिक उसको विस्तृत और व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया है। कुछ परिभाषाएं जो उचित परिभाषा के रूप में रखी जा सकती है, जिसमें प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होती है जो किसी विशेष समय अथवा स्थान पर बिना
विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं सेवाओं को अथवा अन्य व्यय के भुगतान के लिए साधन के रूप में सामान्यतया प्रचलित होती है। प्रोफेसर एली ने भी मुद्रा को परिभाषित करते हुए कहा है, मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित की जाती है और जिसे ऋणों के अंतिम भुगतान के लिए सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। जॉन मेनार्ड केन्स ने भी मुद्रा को परिभाषित करते हुए कहा है कि मुद्रा वह है जिसको लेकर ऋण तथा मूल्य संबंधी भुगतानों को निपटाया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति को संचय किया जाता है। प्रोफेसर क्राउसर कहते हैं कि मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो सामान्यतया विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती हो और उसके साथ वह मूल्य के मापक तथा उसके संचय करने का कार्य भी करती हो। इस पर प्रोफेसर वाकर कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के मूल्य अथवा ऋणों के भुगतान में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित होती रहती है, जो भुगतान करने वाले व्यक्ति के चरित्र अथवा साख के बारे में पता लगाए बगैर स्वीकार की जाती है और जो व्यक्ति इसे प्राप्त करता है वह इसका उपयोग स्वयं न कर किसी न किसी समय विनिमय द्वारा स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार मुद्रा की परिभाषा में विनिमय के माध्यम सामान्य स्वीकृति को मुद्रा का एक आवश्यक गुण माना गया है तथा इसमें कुछ परिभाषाएं कार्यों पर अधिक बल देती है जबकि कुछ परिभाषाएं जो है उसके मूल्य मापन पर अधिक बल देती है। अतः संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि अगर मुद्रा की परिभाषा की उचित परिभाषा देने का हम प्रयास करें तो इस प्रकार हो सकती है, मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम तथा मूल्य मापन का कार्य करते हुए सरकार द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित हो तथा जनता द्वारा मुद्रा के रूप में निसंकोच स्वीकार की जाती हो।